Hello and welcome back to Vet Innovation Classes Jaipur. Myself Dr. Muntasir. Continuing our lectures in general pathology. In this lecture, we'll be studying an important topic in general pathology, whole of the general pathology. We are going to study about inflammation. So let's write it here. Let's start with inflammation, one of the important topics. Inflammation. So what basically is inflammation? Inflammation is a reaction of a vascularized tissue which is having vessels towards injurious stimuli. मतलब अगर हमारे पास सपोज बॉडी में टिश्यू है, वैस्कुलराइज्ड टिश्यू है, ब्लड सप्लाई है टिश्यू को, अगर इस टिश्यू को कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी इंजूरियस स्टिमुलाई मिले तो इस टिश्यू का उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ एक्चुअली वी कैन से इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ठीक है ना. बॉडी में यदि कुछ घुस रहा है, कोई अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस रहा है, पैथोजन घुस रहा है, उसके अगेंस्ट उस वो टिश्यू का क्या रिस्पॉन्स होगा. सो इट विल बेसिकली है protective mechanism. So going into the details, so if we have to write, we can say it is the reaction of a vascularized, this is very important, it should be vascularized tissue. वैसे तो नॉन वास्कुलराइज्ड टिश्यू को होते हैं नहीं, तो इन्फ्लामेशन हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ पे vascularized टिश्यू होगा, क्योंकि थ्रू ब्लड है ना. तो रिएक्शन ऑफ अ vascularized connective tissue, vascularized connective tissue, ठीक है, टू अ लोकल इंजरी. तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है. टू अ लोकल इंजरी. मैंने आपको बोला कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एंड दिस इज बेसिक टू द सर्वाइवल ऑफ organisms. So we can write it here. It is basic to the survival of organisms. इन्फ्लामेशन के केसेस में यूजुअली क्या होता है कि द बॉडी इट ट्राइज टू इट डिस्ट्रॉयज एंड देन इट डाइल्यूट्स और आइसोलेट्स द इंजूरियस एजेंट. उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डाइल्यूट करता है, उसको अलग कर देता है जो कि इंजूरियस एजेंट हो, जो स्टिमुलाई हो, एंड देन इट ट्राइज टू रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यू. दैट इज इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन. सो हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, है ना. सो वी कैन राइट destroys, then it dilutes, दूसरा टर्म जो इस तरह इंपॉर्टेंट है, it dilutes or we can say it isolates injurious agent, that agent causing injury, injurious agent. अब ये जो इंजूरियस एजेंट है, इंजरी तो काफ़ी मीन से होती है, बी इट एक्सटर्नल इंजरी, बी इट इंटरनल इंजरी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है. तो ये फिजिकल इंजरी हो सकती है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल्स ऑल्सो, से बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज. इट कुड बी पैथोलॉजिकल एज इन थ्रू पैथोजेंस, से वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर्स, इजंट इट. तो इसके काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, इट डिस्ट्रॉयज, डाइल्यूट्स और आइसोलेट्स दीज इंजरियस एजेंट्स एंड इट रिपेयर्स, ये ठीक करता है डैमेज टिश्यू को. कौन, ये इन्फ्लामेशन. इट रिपेयर्स द डैमेज्ड टिश्यू. ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. लेकिन ये ऑलवेज, अब मैं इतनी बार बोल रहा हूँ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा हर एक केस में ये प्रोटेक्टिव नहीं होता. कुछ ऐसे केसेस हैं
जिनमें ये हार्मफुल भी है इन्फ्लामेशन। तो अगर मैं बताऊं कौन सा, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन केसेस हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। वी से इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस केसेस, इजंट इट? ये तो हार्मफुल इन्फ्लामेशन है, क्योंकि ये वी कैन राइट दैट ऑल्सो हियर, some harmful effects of inflammation also. Its harmful effects कौन से केसेस में मैंने बोला आपको? क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये ठीक नहीं हुई होती है तो पूरा क्रॉनिक स्टेज तक चली जाती है। जैसे कि क्या एग्जांपल दिया मैंने? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन एग्जाम्पल है। ये अथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में, या इवन यू कैन से पल्मोनरी फाइब्रोसिस के केसेस में भी दिस इज़ वेरी हार्मफुल। अब इन्फ्लामेशन हमने ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करनी हो, वी क्लासीफाई इट इन एक्यूट एंड देन इन क्रॉनिक फेज ऑल्सो, राइट? सो आई विल मेंशन इट हियर, देयर इज acute inflammation, then there is chronic inflammation, right? Acute मतलब द ऑनसेट इट विल बी वेरी रैपिड, ये बहुत जल्दी होती होगी, और इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता होगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन को, बिकॉज इट इज रैपिड, इजंट इट? सो वी कैन राइट इट हियर इन acute ओनली, वी कैन से द ऑनसेट इज रैपिड, बिल्कुल जल्दी होती है, इजंट इट? एंड इन क्रॉनिक केसेस वी कैन से लॉन्ग ऑनसेट, राइट? काफ़ी टाइम लेता है ये, और वी कैन से बेटर इज टू राइट लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट, है ना? देन दूसरा पॉइंट क्या है एक्यूट में? ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है हमेशा, ये जल्दी से ख़त्म होता है डेवलप होने के बाद, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना? और क्रॉनिक, जैसा कि क्रॉनिक वर्ड से ही समझ आता है, इट विल बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। सो क्रॉनिक में ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, राइट? इसके बाद क्या होता है एक्यूट के केसेस में? एक्सुडेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब एक्सुडेशन तो पता है आपको क्या होता है, एक्सुडेट फॉर्मेशन इन टिश्यूज, ठीक है ना? सो वी कैन से एक्सुडेशन is present, बढ़िया। यहाँ में क्रॉनिक केसेस में या तो कई बुक्स पे लिखा है कि एक्सुडेशन है ही नहीं, या तो कई बुक्स पे लिखा है कि स्कैंटी एक्सुडेशन है, बहुत कम एक्सुडेशन होती है। तो हम दोनों लिखेंगे, देयर विल बी आइदर नो एक्सुडेशन और स्कैंटी एक्सुडेशन। तो अगर मैं मेंशन करूं नो और स्कैंटी एक्सुडेशन, ठीक है ना? कौन से? क्रॉनिक केसेस में। एक्सुडेशन मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, ओके? देन फर्दरमोर in acute cases only, the cells that are mostly present are neutrophils, the first line of defense, because it is very acute, तो पहले तो न्यूट्रोफिल ही आएगी, राइट? तो we can say neutrophils, है ना? लेकिन इस केस में ज़्यादातर तो लिम्फोसाइट्स आती हैं या तो मैक्रोफेजेस आती हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक स्टेज की होती है। लिम्फोसाइट्स एंड वी कैन से मैक्रोफेजेस, ठीक है? बढ़िया, यहाँ तक समझ आ गया आपको? फाइब्रोप्लेशिया इसमें तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्रॉनिक तो है ही नहीं, तो वी कैन राइट देयर इज नो फाइब्रोप्लेशिया, राइट? और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? फाइब्रोप्लेशिया is present. So this is a basic difference in between acute and chronic inflammation. In acute cases the onset is very rapid, in chronic cases there is late onset, बहुत टाइम लगता है, it is of longer duration, it is of shorter duration, बिल्कुल जल्दी rapidly प्रोड्यूस होता है। Then एक्सुडेट फॉर्म होता है, एक्सुडेटेड केसेस में फॉर्म नहीं होता। जो सेल है दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज न्यूट्रोफिल ओनली, यू नो, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल होगी, लेकिन इन केसेस में लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज होती है, ठीक है ना? फाइब्रोप्लेशिया तो बनेगा नहीं, क्योंकि
acute stage में हो रहा है, within a jiffy we can say, and then in this case fibroplasia development is there, right? Once again I'm telling, inflammation क्या है? It is the reaction of a vascularized connective tissue to a local injury. जब बॉडी में इंजरी हो जाती है, किसी टिश्यू में इंजरी हो जाती है, वो टिश्यू वो स्ट्यूमुलाई, इंजूरियस स्ट्यूमुलाई का कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उस चीज़ को इन्फ्लामेशन बोलते हैं. ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी के द्वारा, ठीक है ना. और इससे क्या होता है, ये क्या करता है, इट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है उस इंजुरस स्ट्यूमुलाई को. इट ट्राइज टू डाइल्यूट और आइसोलेटेड. और ये क्या करना चाहता है, ये रिपेयर करना चाहता है टिश्यू को, जो डैमेज टिश्यू हो बिकॉज ऑफ दैट इंजूरियस स्ट्यूमुलाई. द इन्फ्लामेशन इट ट्राइज टू repair that damaged tissue. It is very important. However, I told you it is not always beneficial only, it has some harmful effects also. तो harmful effects में इसके कौन कौन से harmful effects हैं, मैंने जैसे बोला chronic inflammation के cases में, जैसे कि मैंने बोला rheumatoid arthritis के cases में, से I said in this pulmonary fibrosis cases, and then in atherosclerosis cases. These are some chronic inflammatory cases. यहाँ पे तो beneficial है नहीं क्योंकि continuously चलती जा रही है, ठीक है. Now we will go and we'll talk about some cardinal signs. Cardinal signs के बारे में बात करने का मतलब होता है वो signs जो कैरेक्टराइज करे इन्फ्लामेशन को, जो दिखाए कि इन्फ्लामेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना. तो देर आर बेसिकली 5 कार्डिनल साइंस. पहले 4 तो पहले दिए गए थे जो कॉर्नेलियस सेल्सियस ने दिए थे, और लास्ट वन फिर एक और ऐड किया जो हमारे विर्शो साहब ने ऐड किया, जो फादर है मॉडर्न पैथोलॉजी के, ठीक है ना. तो आई विल बी राइटिंग दोज कार्डिनल साइंस. आपको पहले राइट करने से पहले वी शुड ट्राई टू गो थ्रू देम वन बाय वन. तो पहला क्या है, देयर विल बी व्हाट, there'll be increased blood flow. What is that? Redness. Increased blood flow, to everywhere it is increased only. So first of all, the first cardinal sign we call it redness, और Latin में इसको हम लोग rubor बोलते हैं. तो I'll go sequentially so that we remember it, है ना. तो let's go to the cardinal signs part. We can say cardinal signs of inflammation. This is very important. तो कौन कौन सा कार्डिनल साइन है इन्फ्लामेशन का? कार्डिनल साइंस मतलब क्या होता है, पहले दो साइंस दैट कैरेक्टराइज इन्फ्लामेशन, है ना. दीज कैरेक्टराइज इन्फ्लामेशन, राइट. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब कौन कौन सा साइन है, लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. पहला तो है भैया रेडनेस हो जाती है टिश्यू में, क्योंकि जब इंजूरियस रिस्पॉन्स है तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड रश होगा उस टिश्यू की तरफ जहाँ पे इंजरी हो रही है, तो उसकी वजह से रेडनेस डेवलप होती है. रेडनेस का हम लोग लैटिन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट र्यूबर, ठीक है ना. Why is it? It is because of, we can say, increased blood flow. Increased blood flow to the tissue, right? तो ये पहला वाला है. तो दूसरा कार्डिनल साइन क्या है, प्लीज टेल मी. Once there is redness, then second there will be swelling. We know that, right? Swelling को हम लोग क्या बोलते हैं, we tumor बोलते हैं इसको हम लोग, we call it tumor related swelling, or there will be tumor. अब tumor क्यों होता है, it is again because of increased blood flow to the tissue and there is exudation, है ना. inflammatory exudate भी होता है, उसकी वजह से swelling दिखती है, right? So we can say again increased blood flow and exudation to the tissue, right? बढ़िया, बराबर. अब तीसरा साइन कौन सा है, तीसरा कार्डिनल साइन, there is redness, there is swelling, there is production of heat. We call it
कैलर, तो हीट है, हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलर बोलते हैं। ये क्यों है, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड व्हाट, blood flow to the tissue, right? Again because of increased blood flow to the tissue. ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक और है भैया जो मैं इधर ही लिखूंगा, जो क्या है, पेन। पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन को वी कॉल इट डोलोर इन लैटिन। पेन क्यों होता है, अब यहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो तो है ही है, लेकिन प्रेशर होता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे बिकॉज ऑफ दिस एक्सुडेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो यू कैन से, देन देयर इज प्रेशर on the sensory nerve endings that causes pain. So we can say because of pressure on what, sensory nerve endings. तो ये चार चीजें जो हैं, चाहे रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, हीट हो, पेन हो, ये किसने पहले बोला था, कॉर्नेलियस सेल्सियस ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, तो अब मेंशनिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दीज वर गिवन बाय कॉर्नेलियस सेल्सियस। ठीक है बच्चों। बाद में रुडोल्फ विर्शो आया, उसने एक और इसमें ऐड किया। उसने क्या ऐड किया, दैट आई थिंक आई शुड राइट हियर ओनली। तो रुडोल्फ विर्शो ने बाद में क्या ऐड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शियोलेसा। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शियोलेसा का मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसकी फंक्शन ही खत्म हो जाती है, राइट। ये किसने ऐड किया, रुडोल्फ विर्शो ने। तो ये आप साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, क्योंकि जनरली वी ट्राई टू रिमेंबर कॉर्नेलियस सेल्सियस ओनली, बट दिस वन वाज एडेड बाय रुडोल्फ विर्शो. So this is in general about the cardinal signs of inflammation. Now what happens in inflammation, we categorize it in two separate topics. So first one we'll be studying what are the vascular changes that are seen in case of inflammation, and then we'll be looking in the cellular changes of inflammation also in case of acute inflammation, I'm telling. So let's go with the vascular changes first. Vascular changes of inflammation. ठीक है, वैस्कुलर चेंजेस पढ़ने से पहले हम इनको एक जगह पे कैटेगराइज करेंगे ताकि हमको एक जनरल आइडिया मिले कि क्या हो सकता है इन केसेस में। ठीक है, पहले तो है ब्लड वेसल के साथ क्या होता है whenever there is inflammation. ठीक है, so we can say changes in blood vessel. So I'll write it here, changes in blood vessel. So what happens with blood vessel in case of inflammation, acute inflammation? Please tell me. पहले तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे ताकि हमको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना, एक आउटलाइन देते हैं पहले, हमेशा ऐसे करना चाहिए, आपको पहले आउटलाइन पढ़ना चाहिए, फिर उसको अच्छे से यू कैन एक्सप्लेन इट लेटर, है ना। तो ब्लड वेसल के साथ क्या चेंज होती होगी, फर्स्ट देयर इज मोमेंटरी कंस्ट्रक्शन, पहले वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय वैसो डायलेशन, उसके बाद ये वेसल खुल जाती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल के साथ तो फर्स्ट वाला आप क्या कहोगे, देयर इज मोमेंटरी, मोमेंटरी मतलब कुछ टाइम के लिए, मोमेंटरी वैसो कंस्ट्रक्शन। बढ़िया, मोमेंटरी वैसो कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय व्हाट, वैसो डायलेशन।
ठीक है ना। ये तो ब्लड वेसल के साथ होता है। अब ब्लड फ्लो के साथ क्या होता है? फर्स्ट देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, पहले ये बढ़ जाता है। देन देयर इज इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। देन देयर इज रिटार्डनेस ऑफ रेट ऑफ फ्लो, फिर ये फ्लो जो है ये थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। सो पहले ब्लड वेसल के साथ हमने देखा, अब हम देखेंगे what happens, or we can say changes in blood flow। ठीक है, ब्लड फ्लो में क्या क्या चेंज होते हैं? तो क्या क्या चेंज होते हैं भैया ब्लड फ्लो में? जो मैंने अभी बोला, पहला चेंज होता है दैट देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है ना। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस टिश्यू की तरफ जो इंजर्ड टिश्यू है ना। तो कैन राइट इट, देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, बढ़िया। दूसरा क्या होता है? देयर इज इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे देयर इज इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है? फिर ब्लड फ्लो जो इंक्रीज हो गया होता है उसका रिटार्डनेस हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है वो ब्लड फ्लो, है ना। तो वी कैन राइट इट, देयर इज रिटार्डनेस in the flow of blood, in the rate of flow, right। ये तो ब्लड फ्लो के साथ ये चेंजेस होती हैं। इसके बाद तीसरे पे क्या चेंजेस होती हैं? सो व्हाट हैपेंस? देयर इज चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में आपको आगे बताऊंगा नॉर्मली कैसा होता है, फिर क्या हो जाता है, दैट आई विल राइट इट हियर, ठीक है। देयर इज change in the blood stream, blood stream, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो होता है, क्या है? दैट इज एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा बाहर निकल जाता है वेसल से, मतलब वैस्कुलर चैम्बर से निकल के, वैस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन से देयर इज एक्सुडेशन ऑफ व्हाट? प्लाज्मा, ठीक है ना। देन देयर इज फर्दर इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इमिग्रेशन मतलब अपनी जगह को छोड़ के कहीं और पे जाके रहना। तो अपनी जगह से ल्यूकोसाइट्स अगर वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में चल रही थी तो वो वहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएंगी। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो देयर इज इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, राइट। Then one more important thing that is happening here is there will be diapedesis of RBCs। जो एरिथ्रोसाइट्स है उनकी मूवमेंट हो जाएगी, वो एंडोथेलियम से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे और निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो वी कैन से देयर इज diapedesis of RBCs। ये तो वैस्कुलर चेंजेस है। अब हमने सेलुलर चेंजेस देखनी हो, इनको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। पहले हम लिखेंगे कि सेलुलर चेंजेस क्या है। सेलुलर चेंजेस इन inflammation, this is one of the important topics in general pathology। Please go through it very wisely. I am trying to give you an idea about it, a basic outline. So what happens in case of cellular changes? First and foremost, there is, we call it margination, ठीक है ना। There is margination. Then second one is
What do we call it? We call it adhesion. There is margination, there is adhesion. ठीक है. Third one is again there is emigration, मतलब बाहर निकल रही है. Emigration and we can say chemotaxis. मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है सब्सिक्वेंटली जब हम पढ़ेंगे. और फिर बाद में यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होती है. ठीक है ना. बढ़िया. तो अभी हम वैस्कुलर इवेंट्स को समझते हैं कि क्या हो जाता है. नॉर्मली मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप सुनो. क्या होता है जब टिश्यू इंजर होता है. ठीक है. हमको पता है कि टिश्यू के अंदर जो टिश्यू का आउटलाइन है, वी नो दैट देयर आर पैरेन्काइमल सेल्स. ठीक है. अगर मैं इसको बनाऊं, सपोज इफ दिस इज अ टिश्यू, लेट्स मेक इट लाइक दिस. Suppose this is a tissue, an injured tissue patch. I took it and I kept it here on the board. तो इसमें कुछ parenchymatous cells होंगी, right? There will be presence of, suppose these are some parenchymatous cells inside the tissue. Parenchymatous cells मतलब these are basic cells, actual cells. जैसे liver के cases में hepatocytes है. And then these will be supported by stroma, isn't it? Parenchyma and stroma. So suppose these are parenchymatous cells. We'll mention the name. We call them parenchymatous cells. Right? And then there is stroma. In stroma we have some cells. Suppose some cells in stroma. Right? This is stroma, and suppose we call it stroma. स्ट्रोमा में सपोज ये हमारे पास है मास्ट सेल. आप ऐसा समझ लो ये मास्ट सेल है. तो क्या होता है जब ये टिश्यू को जब इंजरी हो जाएगी तो ये जो मास्ट सेल है इसको सिग्नल जाएगी, इंजरी होगी, इंजुरस ट्यूमुला है. तो ये मास्ट सेल, इन दिस केस स्ट्रोमा में मास्ट सेल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये मास्ट सेल क्या करेगी, इट विल रिलीज सर्टन केमिकल्स. ठीक है ना. कुछ केमिकल्स सेल से निकलेंगे, स्ट्रोमा सेल से. जैसे कि सपोज इट रिलीजेस हिस्टामीन या अदर सेल्स, या इट कुड रिलीज ब्रैडिकाइनिन, वी से इट कुड रिलीज सेरोटोनिन, और सम ऑफ द सेल्स दे विल रिलीज केमिकल्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन. ठीक है ना. अपॉन इंजुरस स्ट्यूमुलाई. तो क्या होता है जब इसने ये हिस्टामीन रिलीज किया, ये हिस्टामीन जाके आर्टेरियोल्स पे नॉर्मली क्या है ना, रिसेप्टर्स होते हैं इन केमिकल्स के रिलेटेड. ठीक है ना. मैंने आपको बोला काफ़ी सारे रिसेप्टर्स हैं. अब ये जो केमिकल्स निकल रहे हैं उनके रिलेटेड भी आर्टेरियोल्स पे ये होंगे, क्या बोलते हैं, अपने रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे हिस्टामीन गया, उन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा, तो उस चीज़ ने वहाँ पे वैसो डायलेशन कॉज की. पहले तो मोमेंटरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है जो मैंने आपको बोला, उसके बाद दैट इज फॉलोड बाय वैसो डायलेशन बिकॉज ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स दैट आर रिलीज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ दीज स्ट्रोमा सेल्स. तो वैसो डायलेशन हो गया. वैसो डायलेशन हो गया इसकी वजह से, केमिकल मीडिएटर की वजह, ये केमिकल मीडिएटर की वजह से जो इंट्रा एंडोथीलियल गैप्स भी बढ़ जाती है. नॉर्मल जो लाइनिंग है एंडोथीलियल आर, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. देयर इज नॉट एनी गैप इन. सपोज आई विल मेक इट हियर. सपोज वी हैव अ वेसल हियर. सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, एंड इसके ऊपर जो एंडोथीलियल सेल्स है normally they'll be connected end to end. ठीक है भैया. These endothelial cells, they'll be connected end to end. But when chemical mediators enter in the game, the histamine, it will bind with the receptor on arteriolar side, right? Then it will cause a dilation of arteriolar dilation, we can say, and it will cause ये जो है यहाँ पे intraendothelial gapping. Intraendothelial gapping, we'll write it here. It will cause intraendothelial gapping. तो ये आपको समझना पड़ेगा.
ठीक है, यहाँ तक मैकेनिज्म मैंने बता दिया। पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, पहले क्या होगा, देयर बी वैसोडाइलेशन। ये वैसोडाइलेशन किसकी वजह से होगी, इट कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। कौन से केमिकल मीडिएटर्स, काफ़ी सारे हैं, मैंने एक डाला हुआ है लिस्ट, वो हम दिखाएंगे आपको। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, इस केस में हिस्टामिन ले सकता हूँ मैं, देन देयर इज ब्रैडिकाइनिन, देयर इज सेरोटोनिन, वी हैव सम अदर्स एज प्रोस्टाग्लैंडिन, वी कैन से ल्यूकोट्रीन्स, देयर आर सो मेनी केमिकल मीडिएटर्स। तो ये जो वैसोडाइलेशन है, केमिकल मीडिएटर जाके जुड़ गए, इन्होंने वैसोडाइलेशन किया, उसके बाद इन्होंने दे कॉज्ड vasodilation and I'll write it here, they caused intraendothelial gapping। जो एंडोथीलियम पहले जो एंडोथीलियल सेल्स एंड टू एंड फिक्स्ड थी नॉर्मल केसेस में, अब उनमें गैपिंग हो जाती है, ठीक है, इंट्राएंडोथीलियल गैपिंग। किसके इन्फ्लुएंस में, केमिकल मीडिएटर्स के इन्फ्लुएंस में। इतना हो गया। अब जब वैसोडाइलेशन हो गया, दूसरा चेंज फिर मैंने बोला देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, तो ब्लड तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैं जब बनाता हूँ तो वी कैन से, तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे, मैंने बोला देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, what happens normally, that I'll be telling you here. You need to understand this. At the arteriolar side of capillaries, the hydrostatic pressure normally it is 45 mm mercury. There are two forces involved normally. One, we call them together as Starling forces, right? तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, दो forces actually involved हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारलिंग फोर्सेस। ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टारलिंग फोर्सेस, मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूँ, पहले होता कैसे है, ठीक है। जो स्टारलिंग फोर्सेस है, इसमें दो फोर्सेस ऑपरेट करती है। पहला तो है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन फोर्स बोलते हैं, दूसरा है जिसको हम लोग एब्सॉर्प्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ, देयर इज फिल्ट्रेशन फोर्स, there is filtration force, then there is one more force, we call it as absorption force। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन फोर्स। यहां तक आपको समझ आ गई बात, ठीक है। फिल्ट्रेशन फोर्स वो फोर्स होती है जो वेसल्स से मतलब ब्लड वेसल से फ्लूइड को एक्सपेल कर देती है, बाहर निकाल देती है। और एब्जॉर्प्शन फोर्स वो है जो फ्लूइड को वापस वेसल्स के अंदर लेके आती है। सिंपल है, इन दोनों को हम स्टारलिंग फोर्सेस बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज विद द फिल्ट्रेशन फोर्स, वी कैन से, लेट्स राइट इट लाइक दिस, इट एक्सपेल्स फ्लूइड from the vessels, ठीक है ना। Then this absorption force, it draws back the fluid into the vessels, draws back the fluid into the vessels, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। अब नॉर्मली क्या होता है, फिजियोलॉजिकली आई एम टेलिंग, एट द आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज अराउंड 45 mm ऑफ मर्करी, और वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ 30 mm मर्करी। तो फिल्ट्रेशन फोर्स कितना बनेगा, 45 में से 30 को निकाल दो तो 15 mm Hg से बाहर फ्लूइड जाएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, जो उसको ऑस्मोटिक
जो फोर्स है वो वापस लेके आएगी। उसका काम ही है ऑस्मोटिक फोर्स का, जो बाहर जा रहा है फ्लूइड उसको वापस लेके आने, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल केसेस में होता है। वी कैन से इफ आई राइट इट हियर or make physiologically what happens, we can say at arteriolar end of what capillaries, क्या है नॉर्मली जो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिस प्रेशर या जिस फोर्स से ब्लड कैपिलरीज के अंदर घुसे, तो हियर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज हाउ मच, टेल मी, इट इज अराउंड 45 mmHg, ठीक है ना। ये आर्टेरियलर एंड पे है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड का, ठीक है ना। देन वी से व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है यहां पे, ये भैया है 30 mmHg, दिस इज 30 mm ऑफ मर्करी, राइट। तो जो फिल्ट्रेशन फोर्स है, जिस फोर्स से फ्लूइड एक्सपेल होगा वो कितना होगा, let's write it with this, फिल्ट्रेशन फोर्स जो है ये कितना होगा फिर, ये तो 15 mmHg होगा, राइट। ये आर्टेरियोलर साइड पे नॉर्मली होता है। अब वेन्युलर साइड पे क्या होता है, वी कैन से एट वेन्युलर साइड, तो वेन्युलर साइड में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट वेन्युलर साइड इट ड्रॉप्स, पहले तो 45 था, यहाँ पे ये ड्रॉप होके 15 mmHg पे आता है, ठीक है ना। और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो सेम रहता है 30 mmHg का, ठीक है ना। तो वी कैन राइट ऑस्मोटिक प्रेशर ये पूरा रहता है 30 mmHg का। तो हम बोल सकते हैं यहां पे एब्जॉर्प्शन फोर्स कितना होगा, जिससे वापस फ्लूइड आ रहा होगा, वो 15 होगा, राइट। सो वी कैन राइट इट हियर, एब्सॉर्प्शन force is how much, say it is 15 mmHg, then the net fluid balance is maintained, it is cancelled out and the fluid balance it is maintained। ये तो फिजियोलॉजिकली होता है। अब मैंने आपको बोला पैथोलॉजिकली इन इन्फ्लामेशन केसेस when there is increased blood flow means the hydrostatic pressure of blood will be increased more than 45 mmHg, ठीक है ना। जब ये होता है और वहाँ से इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स भी प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विथ इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स, है ना। तो क्या होगा, फ्लूइड विल लीक आउट ऑफ द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, इजंट इट। सो वी कैन राइट इट हियर, सपोज मैं यहाँ पे वैस्कुलर कंपार्टमेंट फॉर्म करता हूं, दिस इज माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है ना। दिस माइक्रो, दिस इज वेन्युलर एंड दिस इज आर्टेरियोलर एंड। सो वी से वी मेक इट लाइक दिस, से दिस इज वेन्युलर एंड, से दिस इज आर्टेरियोलर एंड, राइट। क्या होगा जब यहां से ब्लड एंटर होगा, ब्लड यहां से एंटर हो रहा है विथ इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां पे तो नॉर्मली एंडोथेलियल सेल्स हैं, तो ये तो एंडोथेलियल गैप ही हो गई है, ठीक है। नॉर्मली कैसा होता है,
नॉर्मली तो एंड टू एंड होती हैं, बिकॉज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स देयर इज एंडोथेलियल गैपिंग। तो ये ब्लड जब इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आएगा तो इट विल लीक इनटू दिस कंपार्टमेंट, राइट। तो ब्लड विल लीक, यहाँ पे वी कैन से फ्लूइड लीक्स in interstitial compartment, right? Interstitial compartment, यहां पे फ्लूइड आ गया, बढ़िया। ये इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, then this fluid part of the blood, it will be leaked towards interstitial compartment, that is called as exudation। और इसके साथ it will be containing, it will be having proteins also, right? तो इसमें तो प्रोटीन कंपार्टमेंट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन ऑल्सो। तो the proteinaceous fluid that is leaking to the interstitial compartment will cause the decrease in the osmotic pressure। इसकी वजह से क्या होगा, there will be decreased osmotic pressure, right? यहां तक आपको समझ आ गया। तो increased हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एंड देन डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इससे क्या होगा, दैट द वैस्कुलर फ्लूइड, दैट इज द ब्लड फ्लूइड, इट विल लीक इनटू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, राइट। ये लीक होगा, तो दैट ओनली इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। ये लीक होने से दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, राइट। तो एक्सुडेशन तक आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, इन इमिग्रेशन ऑफ लीकोसाइट्स, वो हम सेलुलर इवेंट्स में पढ़ेंगे। लीकोसाइट्स देट रोल डाउन टुवर्ड्स दिस एंडोथेलियम, एंडोथेलियल गैपिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये यहाँ इस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं लीकोसाइट्स। और डायपेटिसिस ऑफ आरबीसी तो आपको पता ही है कि जब फ्लो कम होगा, जब ये फ्लूइड पार्ट ज़्यादा लीक होगा बाहर, तो ब्लड का जो यूजुअल फ्लो है दैट विल डिक्रीज, राइट। वो डिक्रीज होगा तो क्या बोलते हैं, आरबीसीज भी यहाँ से इस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो दीज आर इन जनरल अबाउट द वैस्कुलर इवेंट्स। गोइंग टुवर्ड्स द सेल्यूलर इवेंट्स, सो सेल्यूलर इवेंट्स में यूजुअली क्या होता है, अब जब स्टोरी ऐसे बनती है जैसे फ्लूइड कम हो गया ब्लड से, तो ब्लड का मतलब फ्लो कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया। मैंने आपको बोला था देयर विल बी चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम। अब मैं बताता हूँ ब्लड स्ट्रीम क्या है। वो चेंज इन ब्लड स्ट्रीम, जैसे आप ये समझ लो माइक्रो सर्कुलेशन है, ठीक है ना। सपोज दिस इज माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मली हाउ दिस ब्लड अपीयर्स, यहाँ पे ये ऐसा होता है, बीच में आरबीसीज होती हैं, इन द मिड स्ट्रीम देयर आर आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज के ऊपर जस्ट कवरिंग द आरबीसीज देयर आर डब्ल्यूबीसीज। तो मैं इस कलर से यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में जो ब्लड का पार्ट है दैट विल बी समवेयर हियर लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, राइट। सो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज कवर कर रही हैं, और ब्लड का बाकी पार्ट है, एंड देन एंडोथेलियल सेल्स है। तो मैंने आपको बोला सेल्यूलर इवेंट में सबसे पहला इवेंट जो है दैट इज मार्जिनेशन। तो मार्जिनेशन के केसेस में क्या होता है, यूजुअली मार्जिनेशन, ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्लड ऑफ ब्लो, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ये क्या करती है, दे ट्राई एंड दे कम टुवर्ड्स दिस एंडोथेलियम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिनेशन के केसेस में डब्ल्यूबीसीज
मूव टुवर्ड्स पेरिफेरी, मूव टुवर्ड्स पेरिफेरी। ये चीज़ आपको समझ आ गई क्यों? बिकॉज देयर इज ड्यू टू reduced ब्लड फ्लो। बढ़िया, ब्लड का फ्लो कम हो गया, WBCs एंडोथेलियम की तरफ आना चाहेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब एंडोथेलियम में क्या होता है? अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है जिसको हम लोग एडहीशन बोलते हैं। एडहीशन, ठीक है। एडहीशन के केसेस में क्या होता है? जैसे इंजुरियस स्टिमुलाई हो गया, इंजुरियस स्टिमुलाई हो गया, इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स बन गई, एंडोथेलियम में इंजरी स्टार्ट हो गई। एंडोथेलियम नॉर्मली प्रोड्यूसेस और इट शोज सर्टन वी कैन से मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एंडोथेलियम पे कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनको जो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं इन WBCs को। ये WBC जाके रोल करती हैं, उन मॉलिक्यूल्स पे रहती हैं और उनके थ्रू ही फिर ये इंट्रा एंडोथेलियल गैप से बाहर आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो इससे एडिशन दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूज एडिशन, ठीक है, लूज एडिशन है। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म एडिशन। लूज एडिशन को हम रोल आउट भी बोलते हैं और रोलिंग आउट भी बोलते हैं। There are certain molecules that are exhibited by endothelial cells that cause the adhesion of WBCs. They are, what are they? They are just selectins. तो roll out जो है, it is because of selectins that are exhibited by endothelial cells, and then firm adhesion is because of integrins. ये molecules damaged integrins, डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट करती हैं। ब्लड फ्लो कम हो गया होता है, जो WBCs है दे मूव टुवर्ड्स द मार्जिन, दे मूव टुवर्ड्स एंडोथेलियल सेल्स। इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ये उनको अटैच कर देते हैं, देन धीरे धीरे वो इंट्रा एंडोथेलियल गैप से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना। देन देयर इज दैट इमिग्रेशन, थर्ड स्टेज, दैट मार्क्स द इमिग्रेशन फेज। इमिग्रेशन एंड कीमोटैक्सीज जो मैं आपको बोला, कीमोटैक्सिस क्या होता है? जैसे ये WBC ये ल्यूकोसाइट्स बाहर आ गई वैस्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर, तो इंजूरियस स्टिमुलाई है, बाहर सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाहर सपोज बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है उसको तो अब इसको खाना है, इसको फैगोसाइटोस करना है। वो कैसे करेंगी? बाहर में, बाहर के कंपार्टमेंट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑलरेडी रिलीज हो गए होंगे जो स्टिमुलाई के टाइम पे। वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या करते हैं? वो इन ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। दैट प्रोसेस ओनली इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सीज, ठीक है ना। तो वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, कीमोटैक्टिक और कीमो अट्रैक्टेंट फैक्टर्स अट्रैक्ट what? WBCs और leukocytes in general, ठीक है। And these chemotactic factors, they are already released around, कहाँ पे? अराउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी इंजूरियस स्टिमुलाई हो। तो अगर मुझे एग्जाम्पल देनी हो इन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की, तो कौन कौन सा रिलीज होता है ऑलरेडी, प्लीज़ आप मुझे बताओ। पहला तो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, वहाँ पे ल्यूकोट्रीन्स होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट C5a होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंटरल्यूकिन है, वी से देयर इज C5a, वी से देयर आर सर्टन ल्यूकोट्राइन्स, जैसे ल्यूकोट्रीन्स। तो इनके इन्फ्लुएंस में ही WBCs आती है, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, देन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस।
So this is how phagocytosis takes place. First, phagocytosis के अंदर first there will be recognition and attachment, right? The cells, they will recognize and they will attach to the इंजूरियस स्टिमुलाई, बी इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी इट बैक्टीरिया, जो भी, पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, देन उसको वो एनगल्फ करेंगी, देन देयर विल बी एनगल्फमेंट, लास्ट में उसको वो किल करेंगी, ठीक है ना? दे विल किल, देयर विल बी किलिंग एंड डिग्रेडेशन, है ना? दिस किलिंग इट इज ब्रॉट अबाउट बाय, किसकी वजह से होता है ये किलिंग? बाय ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, जैसे कि फ्री रेडिकल्स हैं, या तो मायलोपेरोक्सिडेस है, मायलोपेरोक्सिडेस. So this is basically in general about the cellular as well as vascular changes in inflammation. Now there are certain types of inflammation based on exudate, ठीक है ना? टाइप्स के अंदर ही एक्सुडेट के बेसिस पे जब हमने कैटेगराइज करना हो, एक्सुडेट के बेस पे, जैसे हमने बोला पहले, देयर इज कटारल या फिर म्यूकस इन्फ्लामेशन. ये तो इसमें तो म्यूसिन होगा. म्यूसिन तो मैंने आपको बोला क्या होता है. म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है. दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, राइट? म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज सेक्रेटेड बाय कौन से सेल्स? गॉबलेट सेल्स से, दोज सेल्स ऑफ एपिथेलियम दैट लाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है? देन देयर विल बी, say we can say serous, तो जिसमें हम लोग प्लाज्मा होता है मोस्टली एक्सुडेट, सीरस मेम्ब्रेन्स को लाइन करता है ये. देन देयर इज फाइब्रिनस, जो मैंने इकोलाई के केसेस में आपको बताया था, देयर इज फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस और फाइब्रिनस पेरीहेपेटाइटिस. देयर इज डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लेयर, तो यहाँ पे जो एक्सुडेट होगा दैट इज फाइब्रिन, राइट? Then there are certain others, as in there is suppurative or purulent, उसमें जो है exudate that is pus. Then there is hemorrhagic also, उसमें जो है वो है blood. तो I hope these types, I'll show you some images also. See, I'll be showing you some images. So this is about the catarrhal tracheitis. That is catarrhal thing, ठीक है? Now furthermore, this is about the fibrinous. I told you in E. coli cases on the liver only. See, there is fibrin deposition out here. This is a type of fibrinous inflammation. Then this is a serous inflammation type on serous serosal surfaces, right? You can appreciate this. This is suppurative, means pus formation is there. See, abscess in the spleen, you can see it, right? And these are hemorrhagic or tarry colored blood, digested blood. See, in black water also this happens. Furthermore, I told you about the mediators of inflammation earlier, the chemical mediators. They are very important in causing the vascular as well as cellular changes, because they only go and they initiate the vasodilation process and all. I already explained in detail. So these are some mediators of inflammation. See, I told you histamine has a very important role. Then there is serotonin, bradykinin, C3A, C5 complements, prostaglandins, leukotrienes are there, platelet activating factors, certain prostaglandins and also there. So I hope, please go through this once again about the mechanism. You should be very clear with.
about in vascular changes what I was trying to show. I hope this is also very clear to you how the fluid part it leaks into the extravascular compartment. Actually it is because of osmosis only, or osmotic pressure. The leaked out part will be taken back into the vessels once there is decrease in oncotic pressure, and we can say once there is increase in hydrostatic pressure, and once there is gaps in the we can say endothelial cells. Normally they are end to end, but because of the stimuli that comes because of chemical mediators, that end-to-end gapping, there is intra-endothelial gapping, and that fluid part it leaks to the extravascular compartment, and then there is leakage of proteins also. Once there is proteinaceous particles, they are coming out of the vascular compartment. Osmotic pressure obviously it will go down, and then hydrostatic pressure it is increased. When there is increased hydrostatic pressure and there is decreased osmotic pressure, the fluid it won't come back to the compartment, vascular compartment, right? So this is how there is formation of this, we can say there is exudation of plasma. So I tried to show you at this is a normal physiological way it is to be. Hydrostatic pressure is normally 45, and then this osmotic pressure it is normally 30. तो यहाँ पे जो filtration force है जिसकी वजह से जो fluid part है blood का वो बाहर निकलता है, that will be 15 mmHg. अब इसके बाद क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये तो वेनस एंड पे है, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, सपोज if I make, I will make microcirculation compartment like this. Suppose this is a capillary microcirculation compartment I am trying to show. So this will be the arteriolar end, right? This will here be the venular end. Blood तो यहाँ से आएगा, ठीक है ना? But we'll get into this. तो ब्लड का जो पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है नॉर्मली वो 45 mmHg होता है, तो इसकी वजह से ब्लड यहाँ पे घुसता है, ठीक है ना. एंड देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आधा तो लीक भी होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg है, तो 15 mmHg से लीक होगा. बाद में वेन्यूलर साइड पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, ये थोड़ा नीचे नीचे जाता है. इट गोज डाउन, वी कैन से सपोज इट गोज डाउन लाइक दिस, यहाँ तक तो छोड़ो, ये डाउन हो जाता है. इट गोज अराउंड 15 mmHg. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इट रिमेन्स सेम एट 30 mmHg. तो वापस उसको खींचेगा, इट इज एब्सॉर्बेटिव फोर्स है ना, तो वापस vascular compartment में लेके आएगा. But then in case of inflammation, this hydrostatic pressure that I am trying to say, it increases, and there is on the effect of we can say these chemical mediators. Normally endothelium जो है, suppose ये endothelial cells है, endothelial cells है, they are end to end joined. एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं. केमिकल मीडिएटर्स के इफेक्ट में ये एंडोथेलियल सेल्स ना, देयर इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स प्रोड्यूस, है ना, इंट्रा एंडोथेलियल गैप्स, तो ये बीच में से गैप्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज्ड है, फ्लूइड लीक हो जाएगा, प्रोटीन लीक हो जाएगा अंदर से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से. जब लीक हो गया तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से वैस्कुलर चेंज इन दिस केस. प्लीज गो थ्रू इट वंस very carefully. This is all about inflammation. I think I gave a basic outline. Thank you so much.